हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आर्यस लेक्चर्स पे। दोस्तों, हमने जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हिंदी में अर्थ होता है कि वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन के बारे में हम लोगों ने बहुत सारे बातें की थी और उसमें हमने मुख्य रूप से पढ़ा था डेनियल सेल को। और डेनियल सेल क्या होता है कि डेनियल सेल वह युक्ति होता है जिसके द्वारा क्या करते हैं कि रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो आइए एक बार फटाक से डेनियल सेल के बारे में फिर से चर्चा करते हैं और इसके बाद से हम कुछ और जानकारियां प्राप्त करेंगे इसके बारे में। तो दोस्तों, डेनियल सेल में हमने बताया था कि इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं और दोनों इलेक्ट्रोड एक जिंक धातु का और एक कॉपर का बना होता है। और उनको हम क्या करते हैं कि दो कंटेनर में रखते हैं। तो दोस्तों, हमने दो कंटेनर बना लिया है और एक में हमने क्या किया है कि जिंक के छड़ को रखा है और एक में जो है कॉपर की छड़ को रखा है। और दोस्तों, हमने बताया था कि अगर किसी धातु का इलेक्ट्रोड बनाना होता है तो उसको उसी के विलयन में क्या करते हैं, डुबो देते हैं। जैसे कि अगर ये हमारा जिंक का छड़ है तो इसको जिंक सल्फेट के विलयन में क्या करेंगे, डुबो देंगे। तो यहां से हमने जिंक की छड़ को क्या किया, जिंक के विलयन में डुबो दिया। और हमें इस कॉपर का भी इलेक्ट्रोड बनाना है तो इसको हम क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो देंगे। और जैसे ही हम इन दोनों के विलयन में डुबो देते हैं तो हमारा तैयार हो जाता है इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे हमारा जिंक का इलेक्ट्रोड तैयार हो गया और यहाँ पे हमारा कॉपर का इलेक्ट्रोड तैयार हो गया। तो इलेक्ट्रोड तैयार करने का सबसे आसान तरीका कि जिस धातु का इलेक्ट्रोड अगर हमको बनाना होता है तो उसको उसी के विलयन में हम क्या करते हैं, डुबो देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जिंक धातु का यहाँ पे इलेक्ट्रोड तैयार हो गया और यहाँ पे हमारा कॉपर का। अब दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जो जिंक होता है, हमने बताया था कि ये अधिक क्रियाशील होता है और जो कॉपर होता है वो कम क्रियाशील होता है। तो जिंक जो होता है अधिक क्रियाशील होता है और कॉपर जो होता है कम क्रियाशील होता है। हमने बताया था कि जो ज्यादा क्रियाशील होता है उसका होता है ऑक्सीडेशन और जो कम क्रियाशील होता है उसका होता है रिडक्शन। दोस्तों, इस डेनियल सेल को जानने से पहले सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे जिसको कहते हैं लोन कॉन्सेप्ट। दोस्तों, इसमें यल का मतलब होता है लेफ्ट, ओ का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, ए का मतलब होता है एनोड और एन का मतलब होता है निगेटिव। तो दोस्तों, लोन कॉन्सेप्ट के बारे में हम जानेंगे कि यल का मतलब होता है इसमें लेफ्ट, ओ का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, ए का मतलब होता है एनोड और एन का मतलब होता है निगेटिव। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो हमारी अभिक्रिया होगी उसमें जो लेफ्ट साइड होगा उसमें होगा ऑक्सीडेशन और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो कार्य करेगा एनोड का और वो क्या होगा, निगेटिव होगा। किसके सापेक्ष, इस विलयन के सापेक्ष। तो यहाँ पे क्या होता है कि लेफ्ट साइड में हमारा क्या रखा है, जिंक। तो जिंक का क्या होता है, ऑक्सीडेशन और यहाँ पे जो कॉपर होता है इसका होता है रिडक्शन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस जिंक में से हमने बताया था कि यहां से इन दोनों को एक तार के माध्यम से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं और बीच में लगा देते हैं गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर जो होता है इसका पठनांक 0 होता है जो कि बीच में होता है। और जो हमारा
इसकी सुई होती है वो बीच में होती है, यानी कि अगर यहां से थोड़ी सी भी अगर वैद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो ये क्या होता है कि जिधर की तरफ वैद्युत धारा बहेगा उधर की तरफ क्या होगा, ये मुड़ जाएगा। तो हमें पता चल जाता है कि वैद्युत धारा क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। यानी कि ये गैल्वेनोमीटर बहुत ही सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम भी क्या करता है, आवेश को माप सकता है, इसलिए इसका नाम होता है गैल्वेनोमीटर। और इसको जी से डिनोट किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी हमारा पूरा सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए इसमें क्या होगा, कोई विक्षेप नहीं होगा। तो यहाँ पे हम पूरी सर्किट को कंप्लीट करने के लिए इन दोनों कंटेनरों को जोड़ देंगे एक साल्ट ब्रिज से, जैसा कि हमने कल आप लोग को बताया था। और दोस्तों हमने बताया था कि इन दोनों के बीच जो होता है एक जेल भरा होता है जिसका नाम होता है अगार अगार जेल। अगार अगार जेल, अगार अगार जेल। और दोस्तों हमने बताया था कि ये क्या होता है कि इन दोनों को एक साल्ट ब्रिज के द्वारा जोड़ा जाता है, इसको बोलते हैं साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज जिसको बोलते हैं लवण सेतु। और ये यू आकार का होता है। दोस्तों ये साल्ट ब्रिज जो होता है ये बना होता है पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड जिसको KCl कहते हैं। और दोस्तों क्या होता है कि ये जिंक की जो छड़ है जैसे ही इसको जोड़ दिया जाता है KCl के साल्ट ब्रिज से, तो यहां पे क्या होता है कि इसका सर्किट पूरा कंप्लीट होता है। और जैसे ही सर्किट कंप्लीट होता है तो इसमें क्या होता है कि यहां से जो होता है जिंक की छड़ से जो जिंक होते हैं, जिंक की छड़ से जो हमारे जिंक धातु होते हैं ना, वो इस विलयन में Zn पे 2+ के रूप में क्या होते हैं, आते रहते हैं। और जैसे ही यहां से छड़ से जिंक इस विलयन में आया तो यानी कि जिंक सॉलिड से कन्वर्ट हो रहा है किसमें, लिक्विड में, यानी कि Zn पे 2+ बना रहा है, यानी कि इस दो विलयन में क्या हो रहा है, घुल रहा है जिंक। तो ये छड़ होता है जो इस पे आ जाता है माइनस चार्ज, यानी कि ये पूरा छड़ क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। और जब ये निगेटिव हो जाता है तो क्या करता है कि इस पे हो जाता है माइनस चार्ज, और माइनस चार्ज के कारण क्या होता है, इसको कहते हैं हम लोग एनोड। और इस पे क्या होता है कि देखिए इलेक्ट्रॉन को त्यागना, यानी कि ये जिंक इलेक्ट्रॉन को त्याग के इस पे माइनस चार्ज का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को जिंक ने क्या किया, त्यागा। और जब जिंक ने इलेक्ट्रॉन को त्यागा तो यहाँ पे Zn पे 2+ बना लिया, Zn पे 2+ बना लिया, यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन को इसमें मुक्त किया। तो ये क्या हो गया हमारा छड़, इस विलयन के प्रति हो गया हमारा ऋण आवेशित। जब विलयन के प्रति ऋण आवेशित होगा तो ये कार्य करता है हमारा, ये जो जिंक होता है ये कार्य करता है किसका, एनोड का, एनोड का। और इस पर आ जाता है माइनस चार्ज। और जैसे ही माइनस चार्ज आया तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इस माध्यम से क्या होता है, प्रवाहित होते हैं। और इलेक्ट्रॉन जैसे यहां से जाना शुरू करते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन जैसे जाना शुरू करेंगे तो क्या होगा कि ये जो हमारा कॉपर की छड़ होती है, कॉपर जो होता है जिंक की अपेक्षा कम क्रियाशील होता है। तो ये कॉपर सल्फेक्टिव विलयन से क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारा कॉपर होगा, जो हमारा कॉपर होता है ये इस छड़ पे क्या होता है, कॉपर के इकट्ठा होता है किस रूप में, Cu पे 2+, Cu पे 2+। यानी कि पहले तो ये क्या था हमारा, इस जलीय विलयन था और यहाँ पे गया Cu पे 2+ बना लिया। और जैसे ही Cu पे 2+ बनाता है तो Cu पे 2+ का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, यानी कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए क्या होता है, ये रेडी रहता है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन आता है तो इनको ग्रहण कर लेता है इसको। यानी कि अगर यहाँ से जिंक जो होता है, जिंक जो क्या किया, यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ा और ये विलयन में आके क्या बनाया, Zn पे 2+। और Zn पे 2+ बनाया तो यहां से क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन गए। और इलेक्ट्रॉन जब यहां से गए तो यहां से कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर जो होता है कॉपर की छड़ पे आता है Cu पे 2+ बना के। और जैसे ये Cu पे 2+ बना के आता है तो इधर से इलेक्ट्रॉन आता है और इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। और जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर जाता है, यानी कि जितना यहां से क्या होगा, Cu पे 2+ जाएगा उतने इधर से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उनको क्या कर जाएंगे, ग्रहण करते जाएंगे। यानी कि यहां से इलेक्ट्रॉन गया और यहां से इनका क्या करेगा, ये Cu पे 2+ क्या इनका स्वागत करेगा, आओ हम ग्रहण कर लेते हैं तुमको। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा
और ग्रहण करने के बाद क्या होता है, देखिए यहाँ पे जिंक जो है इसमें तो विलयन में जा रहा है तो ये तो घुल रहा है, लेकिन यहाँ पे कॉपर विलयन में से जा रहा है तो ये पहले लिक्विड स्टेट में गया और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से हमेशा इलेक्ट्रॉन जाते रहता है, यहाँ पे ग्रहण होते रहता है और ये प्रक्रिया हमेशा होती रहती है। और जब ये प्रक्रिया होती रहती है तो यहाँ पे क्या होता है, हमेशा प्लस चार्ज ये क्षण होता है धनावेशित, और जब ये धनावेशित हो जाता है, जब ये धनावेशित हो जाता है तो यही जो Cu होता है तो ये हमारा किसका कार्य करता है, कैथोड का। और कैथोड जो होता है वो होता है पॉजिटिव। तो दोस्तों यहां पे एक चीज और हम जानेंगे कि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जैसे ही जाते हैं तो विद्युत धारा जो होती है इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में बहती है। तो यहां से जो धारा का प्रवाह होगा, यहां से जो धारा का प्रवाह होगा दोस्तों ये होगा प्लस से माइनस की तरफ, यानी कि इधर से क्या, इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इधर से क्या होगा, वैद्युत धारा प्रवाहित होगी। इधर से क्या होगी, वैद्युत धारा, यहां से क्या होगी, वैद्युत धारा प्रवाहित होगी। कहां से, प्लस से माइनस की ओर। दोस्तों हमने पढ़ा होगा कि जो वैद्युत धारा का प्रवाह होता है हमेशा क्या होता है, प्लस से माइनस की ओर होता है। तो इलेक्ट्रॉन यहां से कहां गए, माइनस से प्लस की ओर, लेकिन वैद्युत धारा कहां प्रवाहित हुई, प्लस से माइनस की तरफ प्रवाहित हो गई। तो दोस्तों यही था हमारा डेलियन सेल। और इसके बाद से क्या होता है कि ये अभिक्रिया जो होता है होती रहती है। और ये अभिक्रिया कब तक होगी, तो दोस्तों ये क्या होता है कि यहां से जब Cu जो होते हैं कि जाते रहते हैं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए हमेशा, तो यहाँ पे विलयन में CuSO4 होता है, कॉपर सल्फेट। तो यहां से क्या होगा कि SO4 पे 2 माइनस, SO4 पे 2 माइनस, SO4 पे 2 माइनस हमेशा क्या होते रहेंगे, यहाँ पे बढ़ते रहेंगे और SO4 पे 2 माइनस संख्या यहाँ पे बढ़ जाएगी। और यहाँ पे हमेशा ये आता रहेगा Zn पे 2 प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा Zn पे 2 प्लस, Zn पे 2 प्लस और Zn पे 2 प्लस की क्या होगी संख्या यहाँ पे बढ़ती जाएगी। और एक समय ऐसा होगा कि Zn पे 2 प्लस की संख्या इतनी ज्यादा हो जाएगी, Zn पे 2 प्लस की संख्या इतनी ज्यादा हो जाएगी कि ये और क्या होगा, Zn पे 2 प्लस को नीचे आने ही नहीं देंगे। तो जब ये आने नहीं देंगे और ये क्या करेगा कि जब यहाँ पे SO4 पे -2 माइनस की संख्या जब अधिक हो जाएगी तो ये यहाँ विलयन में से Cu पे 2 प्लस को ऊपर जाने नहीं देंगे। तो जब जाने नहीं देंगे तो क्या होगा, यहाँ से क्या होता है कि इसके क्षण का धीरे धीरे क्षय होने लगता है, यानी कि ये क्या होता है धीरे धीरे क्षय होने लगता है इसका। तो ये धीरे धीरे क्षण पतली होती जाती है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए और यहाँ पे Cu क्या होता है सॉलिड बनता जाता है, सॉलिड बनता जाता है। और यहाँ पे क्या होता है ये धीरे धीरे मोटी होती जाती है। और दोस्तों जैसे जैसे ये होती है घटना तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं कि Cu पे 2 प्लस इकट्ठा हो जाते हैं और Cu 2 प्लस को आने नहीं देते हैं। और विलयन में क्या होता है SO4 पे 2 माइनस की संख्या बढ़ जाती है। और SO4 पे 2 माइनस की संख्या जैसे इसमें अधिक हुई तो क्या होगा कि हम लोग को पता है कि अगर धरती पे क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा अत्याचार होता है तो क्या होता है साक्षात भगवान क्या करते हैं अवतार लेते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है कि जब इन दोनों की संख्या ज्यादा अधिक हो जाती है, यानी कि ये जब जाने नहीं देते हैं, जब ये भी क्या होता है यहाँ पे आने नहीं देंगे विलयन में, तब क्या होता है कि एंट्री होती है आपका KCl का। और KCl को बताया थे कि KCl यहाँ पे K पे होता है प्लस चार्ज और Cl पे होता है माइनस चार्ज। तो अब इनकी एंट्री होती है और ये क्या होता है कि इस साल्ट ग्रीस के माध्यम से जो होता है K जो होता है इस तरह से आएंगे इसमें और आने के बाद बना लेंगे K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। और इसी प्रकार से जो हमारा क्लोरीन है ये क्लोरीन जो है आएगा और ये आएगा इस साल्ट ग्रीस से और यहाँ पे बना लेगा ZnCl2। तो यहाँ पे क्या करता है कि Cl2 आए, इस यहाँ पे क्या हुआ कि क्लोरीन आया और यहाँ से Zn को क्या करेगा समाप्त, यहाँ समाप्त, यहाँ से समाप्त और यहाँ से समाप्त और यहाँ से इसको समाप्त। इसी प्रकार से जब यहाँ से क्या होगा कि K प्लस जब यहाँ पे आया तो इसने क्या किया कि SO4 पे माइनस को समाप्त कर दिया सारे। और यहाँ पे जैसे ही समाप्त करेगा तो यहाँ पे इनकी संख्या हो जाएगी खत्म। और जैसे ही संख्या खत्म होगी तो पुनः अभिक्रिया क्या हो जाती है, होने लगती है। यानी कि जैसे ही इसमें Zn संख्या बढ़ती है और जैसे SO4 की संख्या बढ़ती है तो अभिक्रिया क्या होती है, कम हो जाती है। जब आने नहीं देंगे, जब यहाँ से Cu2 प्लस यहाँ पे जाएगा नहीं, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन बनेंगे नहीं तो फिर हमारी अभिक्रिया होगी कैसे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पोटेशियम क्लोराइड का जो साल्ट ब्रिज जो बनाया होता है तो इससे क्या होता है कि इसमें से Cl पे माने Zn के साथ
बना जाता है जिंक क्लोराइड, और यहाँ से क्या होता है कि पोटेशियम के साथ, जो पोटेशियम होता है वो SO4 के साथ क्या होता है बना जाता है पोटेशियम सल्फेट। तो यहाँ पे क्या होता है, ये सब उदासीन हो जाते हैं और फिर से अभिक्रिया हमारी शुरू हो जाती है। तो ये होता है पूरा का पूरा प्रोसेस। तो दोस्तों कल के वीडियो में हम लोगों ने इतना समझा था और हमने ये बताया था कि यहाँ पे क्या होता है कि जिंक की जो छड़ है, पहले तो ये क्या थी, सॉलिड थी, फिर ये क्या हुई, जल में आई। यहां से देखिए, यहां से क्या हुई, जल में आई, तो इसने बनाया Zn पे 2+, और ये किस में होगा, एक्वस, किस में होगा, एक्वस। और इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को मुक्त किया। और इस पे कौन सी घटना होगी, ऑक्सीडेशन की। कौन सी घटना होगी, ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में तो बताया लोन कॉन्सेप्ट के अनुसार लेफ्ट साइड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। इसी प्रकार से क्या होता है कि इस वाले अभिक्रिया में यहां से तो गया हमारा क्या, Cu पे 2+, और Cu पे 2+ विलयन में से गया, तो ये तो पहले क्या था, एक्वस था, और ये एक्वस था, तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया 2, और यहाँ पे बना लिया क्या, Cu सॉलिड, यानी कि कॉपर सॉलिड बना लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को इसने ग्रहण किया, तो यहाँ पे हो जाता है क्या हमारा, रिडक्शन। तो दोस्तों ये हो गई आपकी अभिक्रिया। और इन दोनों पूरी, देखिए जो हमारी ये आधी अभिक्रिया होती है ना, इसको बोलते हैं हाफ सेल रिएक्शन, अर्ध सेल अभिक्रिया, और इसको क्या बोलते हैं, अर्ध सेल अभिक्रिया। और इन दोनों को जब हम आपस में मिला कर लिखेंगे तो ये हमारा क्या होता है कि पूरे सेल की अभिक्रिया होती है, जो कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, और हमने बताया था सेल अनुरूपण को। तो दोस्तों इसके बाद से हम इसमें एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोड विभव। तो दोस्तों देखिए, हम लोग ने हेडिंग डाला इलेक्ट्रोड विभव, और इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों जैसा कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था कि जब हमने क्या किया था कि कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में और जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में जब डुबाया था, तो वहां पे क्या हुआ था कि जो हमारा जिंक सल्फेट था उसमें क्या हुआ था कि इलेक्ट्रॉन को जिंक क्या कर रहा था, छड़ पे त्याग के और स्वयं विलयन में विलीन हो जा रहा था। और जैसे जैसे वो त्याग रहा था उसको क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन। और जब उसका ऑक्सीडेशन होता है तो वो धीरे धीरे क्षय होने लगता है। और जब ऑक्सीडेशन होता है तो हमारा क्षण हो जाता है क्या, जो विलयन के प्रति हमारा क्षण होता है वो ऋणावेशित हो जाता है, और जो हमारा जिंक हो जाता है वो Zn पे 2+ बना के विलयन में रह जाता है। तो जब ये दोनों क्या होता है कि एक दूसरे से, एक लिक्विड स्टेट में चेंज हुआ और एक क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन मुक्त किया, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋणावेशित होता है, और जो हमारा क्या होता है जिंक का जो जिंक होता है वो क्या हो जाता है धनावेशित। तो इन दोनों के मध्य होता है एक विभव उत्पन्न होता है जिसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोड विभव। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो दोस्तों यहां पे जैसा कि समझ लीजिए कि हमने यहाँ पे कोई यम धातु के क्या लिए हैं, छड़ लिए हैं, और यहां से क्या होगा कि यम जो होगा इस विलयन में जब आएगा तो यहां पे बनाएगा यम एन पे प्लस चार्ज, यम एन पे क्या बनाएगा प्लस चार्ज, और इस पे क्या आ जाएगा माइनस चार्ज। जब ये प्लस चार्ज के रूप में इसमें आया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मुक्त कर गया, तो यहाँ क्या होगा माइनस चार्ज आ जाएगा। तो माइनस चार्ज यानी कि ये विलयन के प्रति क्या हो गया, ऋणावेशित जो क्षण हो गया। तो विलयन के प्रति जब क्षण ऋणावेशित हो गया तो विलयन में जो हमारा यमन है ये क्या है धनावेशित। तो ये जब एक ऋण आवेशित होता है एक धन आवेशित होता है, तो हमको पता है कि जब ऋण आवेश और धन आवेश जो होते हैं जब इनको परस्पर संपर्क में रखा जाता है तो इनके बीच एक विभव उत्पन्न हो जाता है, यानी कि इसके ऋण आवेश और इसके धन आवेश के मध्य क्या होता है एक विभव उत्पन्न होता है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। तो और दोस्तों इलेक्ट्रोड विभव जो होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा
ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव एक होता है अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव में क्या होता है, यहाँ पे हमने बताया था, जैसे एग्जांपल ये थे कि मान लीजिए एक कंटेनर है, इसमें हमने क्या किया, इस जिंक की छड़ को हमने क्या किया, डुबो दिया। ये जिंक की छड़ है, यहाँ पे हमने जिंक सल्फेट का क्या किया था, विलयन भर दिया था यहाँ पे। तो जिंक सल्फेट का जब हम विलयन यहाँ पे भर देंगे तो जिंक की छड़ जो है यहाँ पे आएगी, तो यहाँ बनाएगी क्या, Zn पे 2+, और ये जो छड़ होगा क्या होगा, ऋणावेशित हो जाएगा। तो जब ये ऋणावेशित हुआ, ये धनावेशित हुआ, ये हमारा विलयन किसका है, ZnSO4 जिंक सल्फेट का। और जब ये ऋणावेशित हो गया, ये धनावेशित हो गया, तो इनके बीच क्या होगा, एक विभव उत्पन्न होगा जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड विभव। और दोस्तों यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया है, त्यागा है। तो जब इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रोड जो होता है, जो छड़ होता है, वो इलेक्ट्रॉन को जब क्या करता है, यहाँ पे जो हमारे जिंक जो होता है, कोई भी छड़ होता है, जो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पे, और Zn पे जब 2+ बनाया तो इस पे क्या हुआ, माइनस चार्ज, इस पे क्या गया, प्लस चार्ज, और इनके बीच जब एक विभव उत्पन्न हुआ तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड विभव। और जब बताएं कि इलेक्ट्रोड विभव जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, ऑक्सीकरण विभव और एक होता है हमारा क्या, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, यानी कि ये क्या किया कि यम धातु का छड़ था, इसने इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया और यहाँ पे क्या हो गया, धनावेशित हो गया। तो जब इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया तो ये क्या होगा, ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीकरण विभव हो गया। इसी प्रकार से जो होता है अपचयन विभव में क्या होता है, अपचयन विभव में क्या होता है कि अगर हम किसी इलेक्ट्रोड को बनाएं, यहाँ पे कोई छड़ ले लिया, जैसे हमने मान लिया कॉपर, और इसको हमने डुबो दिया किसमें, कॉपर सल्फेट के विलयन में। और कॉपर सल्फेट के विलयन में जब हम डुबोते हैं तो कॉपर सल्फेट से जो कॉपर होता है इस छड़ पे जो क्या होता है, इकट्ठा होता है किसके रूप में, Cu पे 2+, Cu पे 2+, और ये जो छड़ होता है क्या होता है, धनावेशित हो जाता है, और यहाँ पे बचता है SO4 पे माइनस चार्ज। तो ये क्या होता है, ऋणावेशित, यानी कि ये विलयन जो होता है हमारा क्या, ऋणावेशित हो गया और छड़ हो गया धनावेशित। तो जब ऋणावेशित ये हो गया और धनावेशित ये हो गया तो इनके बीच भी एक विभव उत्पन्न होगा, और विभव उत्पन्न हुआ तो देखिए ये धनावेशित, यानी कि इसमें क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, जो कॉपर होता है जब प्लस आ जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ये सॉलिड बन जाता है, यानी कि इस पे जो विभव उत्पन्न होगा तो ये क्या होगा हमारा अपचयन विभव, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, ठीक है ना, इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, ग्रहण किया, और यहाँ पे क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है वहां पे होता है हमारा ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, और जहां पे हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है, वहां पे अपचयन इलेक्ट्रोड विभव होता है। तो ये हो गया आपका ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और हो गया अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। अब दोस्तों अब बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों एक चीज और इसमें ध्यान दीजिए कि इसको हम क्या करेंगे, दर्शाएंगे कैसे। तो यहाँ पे होता है, यहाँ पे ऑक्सीकरण जो हुआ है तो इसको हम दर्शाते हैं E, और यहाँ पे क्या हुआ कि पहले इस कैसा था, हमारा जिंक जो था हमारा सॉलिड था, तो यम, और क्या हुआ फिर किसमें कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले यम हमारा क्या था, सॉलिड था, फिर ये किस में चेंज हुआ, यम पे प्लस एक्वस, यम एन पे प्लस, सॉरी दोस्तों यम एन पे प्लस, यानी कि इलेक्ट्रॉन को कितना त्यागा, एन, ठीक है ना, एन इलेक्ट्रॉन को त्यागा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये इसका हो गया इलेक्ट्रोड विभव। इसी प्रकार से इसका अगर दिखाना चाहें तो यहाँ पे इसके लिए हो जाएगा E, और यहाँ पे हो जाएगा इसके लिए कि इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया था, ग्रहण किया था। यानी कि अगर मान लीजिए अगर इसका भी एग्जाम्पल हम इसी प्रकार से लिख दें, जैसे तो यहां पे मान लीजिए कोई यम ही धातु है, यहां पर भी, यहाँ भी क्या है हमारा यम धातु है ये हमारा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हुआ कि ये भी हमारा यम ही धातु है, और ये हमारा क्या हो गया, मान लीजिए कि इस विलयन में हमारा क्या है, यम एन पे प्लस उपस्थित है।
तो Mn पे प्लस क्या होता है कि इस छड़ पे इकट्ठा होता है, और इस पे क्या होता है Mn पे क्या हो जाएगा प्लस चार्ज, और ये जाके बन जाएगा क्या सॉलिड। ये तो देखिए लिक्विड में आके क्या हो गया, लिक्विड में यानी कि M पहले सॉलिड था, यहाँ पे M जो था सॉलिड था, ये लिक्विड में घुला तो यहाँ पे N पे प्लस बना लिया। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या हुआ कि इसमें से Mn गया और प्लस चार्ज ग्रुप में गया, और इसमें क्या हो गया माइनस चार्ज इकट्ठा होता रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से M गया तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो M N पे प्लस, ठीक है ना, यानी कि ऐसे दिखा सकते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉन हो E M और N पे प्लस और क्या हो जाएगा M, यानी कि अगर इसका रिएक्शन लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि M ने क्या किया, इस पे प्लस चार्ज था तो इसने दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, सॉरी दो इलेक्ट्रॉन का N इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लिया, और ये क्या बनाया M सॉलिड, क्या बनाया M सॉलिड। और यहाँ पे क्या हुआ कि जो M था वो हमारा क्या था सॉलिड था पहले से ही, M जो था पहले से ही सॉलिड था, और इसने क्या किया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, और इलेक्ट्रॉन को त्याग के कितने इलेक्ट्रॉन तक है N इलेक्ट्रॉन को त्यागा, तो इसके लिए यह अभिक्रिया हो गई, इसके लिए क्या होगी यह अभिक्रिया हो गई। तो इसका इलेक्ट्रोड विभव ये हो गया और इसका इलेक्ट्रोड विभव क्या हो गया ये हो गया। अब दोस्तों जो इलेक्ट्रोड विभव होता है, ठीक है ना, इसको हम क्या करेंगे कि किसी भी जैसे सांद्रता होता है, ताप होता है, ठीक है ना, और प्रेशर जो होता है, इसको फिक्स करके, यानी कि किसी भी विलयन की सांद्रता को अगर फिक्स करके और उसके टेम्परेचर को फिक्स करके और उसके प्रेशर को फिक्स करके अगर हम क्या करें कोई भी विभव तैयार करें तो वो हमारा कहलाता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या कहलाता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। जैसे देखिए दोस्तों, तो दोस्तों मानक इलेक्ट्रोड विभव जो होता है इसको बनाने के लिए कुछ कंडीशन होता है। तो इसमें क्या क्या कंडीशन होता है कि अगर किसी विलयन की सांद्रता को लेंगे तो वो उसके सांद्रता भी क्या होगा एक नियत होगा, फिक्स होगा। टेम्परेचर भी लेंगे तो टेम्परेचर भी क्या होगा फिक्स होगा। प्रेशर भी लेंगे, यानी कि अगर मान लीजिए कि किसी विलयन की सांद्रता मान लीजिए 1 मोल हो जाए, विलयन की सांद्रता क्या हो जाए सांद्रता 1 मोल, और अगर इसका प्रेशर मान लें दाब, अगर मान लीजिए 1 atm 1 atm या 1 बार 1 atm या 1 बार हो जाए, और इसका जो टेम्परेचर हो जाए यानी कि ताप जो हो जाए अगर 298 केल्विन ताप, यानी कि ये फिक्स रहे इसका मान, तो हमारा जो विभव कहलाएगा ना वो कहलाएगा मानक इलेक्ट्रोड विभव। और मानक इलेक्ट्रोड विभव को जो होता है हम दर्शाते हैं ई नॉट। और यहाँ पे अगर किसी भी सेल को अगर दर्शाना हो, जैसे दोस्तों देखिए कि जैसे यहाँ पे हमने क्या किया कि जैसे कोई विलयन हमारा था उसमें से क्या हुआ यम हमने लिया था सॉलिड रूप में, और यहाँ से क्या करें इसने इलेक्ट्रॉन को त्यागा तो यहाँ पे क्या बनाया यम एन पे प्लस चार्ज, और ये हो गया एक्वस। इसी प्रकार से ये क्या हो गया, फिर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यन इलेक्ट्रॉन क्या होंगे यहाँ से मुक्त होंगे। तो यन इलेक्ट्रॉन जब मुक्त हुए तो इस अभिक्रिया को अगर हमको दर्शाना हो तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसके लिए, अगर इसका इलेक्ट्रोड विभव दर्शाना हो तो क्या लिखेंगे इलेक्ट्रोड विभव के लिए हम लिखेंगे कि ई एम सॉलिड, और क्या लिखेंगे एम, ठीक है ना लिक्विड। अब यहां पे क्या हो गया कि ये तो हमारा इसका इलेक्ट्रोड भी हो गया, लेकिन मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी कि उस निश्चित देखिए सांद्रता दाब और ताप को जब ये फॉलो करेगा तो तभी ये क्या कहलाएगा हमारा मानक इलेक्ट्रोड विभव, और इसको दर्शाएंगे ई नॉट से, इसको दर्शाएंगे ई नॉट से। इसी प्रकार से तो ये हमारा क्या हो गया, इसको हम बोलेंगे कि यहाँ देखिए जब इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया त्यागा तो यहाँ पे हो गया ऑक्सीकरण। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण मानक इलेक्ट्रोड विभव।
ऑक्सीकरण मानक मानक इलेक्ट्रोड विभव विभव। तो ये हमारा हो गया ऑक्सीकरण मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो दोस्तों ऑक्सीकरण मानक इलेक्ट्रोड विभव को हमने इस प्रकार से दर्शा दिया। अब दोस्तों बात करेंगे अपचयन इलेक्ट्रोड अपचयन मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो दोस्तों अपचयन इलेक्ट्रोड विभव में क्या होता है कि इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन को इसमें त्यागा, इसमें क्या होगा ग्रहण करेगा। आपको पता है कि अपचयन में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। तो यहाँ पे यम जो होता है n पे प्लस जो होता है क्या करता है दो, यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और n इलेक्ट्रॉन को जब ग्रहण करेगा तो यहाँ बनाएगा m सॉलिड। तो यहाँ पे जो होता है इसके लिए जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है ये क्या हो जाएगा यहाँ पे E। सबसे पहले इलेक्ट्रोड विभव लिखते हैं तो E यहाँ पे क्या किया m तो पहले क्या था n प्लस यानी कि हमारा एक्वस में था, फिर ये किस में कन्वर्ट हो गया यहाँ पे सॉलिड में। तो यहाँ से एक्वस से सॉलिड में, यहाँ पे क्या था सॉलिड से क्या हुआ एक्वस में कन्वर्ट हुआ, यानी कि पहले m सॉलिड था, ये क्या हुआ mn पे प्लस यानी कि इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। ये क्या गया पहले हमारा क्या हुआ था कि ये हमारे mn पे प्लस चार्ज था, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया और क्या बना ms सॉलिड, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो होता है ये तो इसके लिए इलेक्ट्रोड विभव हो गया, लेकिन इसके लिए मानक यानी कि इस सांद्रता दाब और ताप पे जो क्या होता है अपचयन मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा, ये हो जाएगा E0। क्या हो जाएगा E0। तो दोस्तों इन सब को देखते हुए कि जो होता है आईयूपीएसी ने, आईयूपीएसी मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो हमारे अंतरराष्ट्रीय तौर पे जो होता है कि जो हमारे वैज्ञानिक जो होते हैं उन्होंने क्या किया कि आईयूपीएसी के हिसाब से यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री के हिसाब से क्या होता है कि इन दोनों इलेक्ट्रोड विभवों को, ठीक है ना, क्या किया जाता है कि जब हमें किसी सेल का विभव ज्ञात करना होता है तो उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव को क्या करना पड़ता है हमको घटाना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसके लिए उन्होंने एक फार्मूला दिया और वो फार्मूला होता है कि ई सेल बराबर होता है ई सेल बराबर होता है कि E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो दोस्तों यहाँ पे एनोड कौन होगा कैथोड कौन होगा ये तो आप लोग को पता ही होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या हुआ है ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्या हुआ है रिडक्शन। तो यहाँ पे जो हमको पता है कि ऑक्सीडेशन जिसका होता है वो क्या होता है निगेटिव होता है, और जिसका क्या रिडक्शन होता है वो क्या होता है धनावेशित होता है। तो यहाँ पे इसका मान हम रख सकते हैं। तो यहाँ से इस फार्मूले को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इस फार्मूले को जो है अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं कि ई सेल इक्वल टू, यहां से हम क्या करेंगे पहले हम क्या करेंगे धनावेशित यानी किसको लेंगे, तो यहाँ पे E0 m n प्लस क्या हो जाएगा m माइनस E0, ये हमारा क्या हो गया एक्वस, ये हमारा क्या हो गया सॉलिड, ये हमारा सॉलिड हो गया और ये हमारा क्या हो जाएगा एक्वस हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं। और दोस्तों हमको एक चीज ध्यान देना पड़ता है इसमें, जब किसी भी सेल का जो होता है इलेक्ट्रोड विभव यानी कि किसी भी सेल का जो विभव ज्ञात करता है सेल विभव, इसको बोलते हैं ई सेल को बोलते हैं सेल विभव। अगर इन दो इलेक्ट्रोडों को मिलाएंगे तो हमारा उनके बीच विभव उत्पन्न होगा और वहां पे विभव को हमको क्या करेंगे बोलेंगे सेल विभव। और सेल विभव ज्ञात करने के लिए किसी भी सेल का हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा ऑक्सीडेशन या रिडक्शन वाला पार्ट जो होता है उसके हम क्या कर देते हैं कि अपचयन विभव को लिखते हैं, चाहे वो क्या हो ऑक्सीकरण वाला हो चाहे हमारा अपचयन वाला हो। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण और अपचयन वाला में जो भी होगा इसके लिए हम क्या करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल को लिखेंगे। किसको लिखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि लिखेंगे अपचयन विभव, अपचयन
मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव, इसके लिए भी क्या लिखेंगे, मानक अपचयन विभव। तो दोस्तों यहां पे क्या करेंगे, हमको जब ई सेल को ज्ञात करना होगा तो हम क्या करेंगे, यहां पे बताया था कि ई कैथोड माइनस का ई एनोड, यानी कि जो कैथोड और जो एनोड होगा उन दोनों को आपस में घटा देंगे। लेकिन उसमें हम क्या लेंगे, मानक अपचयन विभव को ही लिखेंगे, चाहे वो ऑक्सीडेशन वाला हो, चाहे हमारा किस वाला हो, रिडक्शन वाला हो, यानी कि जिसमें अगर ऑक्सीकरण मानक इलेक्ट्रोड विभव हो या फिर अपचयन इलेक्ट्रोड विभव हो, दोनों के हम क्या करते हैं, मानक अपचयन विभव को लिखते हैं, ठीक है ना। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है इसी को हम लिखेंगे हमेशा, ठीक है ना। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आरपी, क्या बोलते हैं, आरपी। ऐसे मान लो एसआरपी, क्या लिखेंगे, एसआरपी की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि जैसे अगर आपको हम बता दें, यहां पे देखिए, यहां पे क्या था कि Zn पे 2 प्लस, सॉरी Zn हमारा क्या था, पहले Zn हमारा सॉलिड था और इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को जब त्यागा था तो Zn पे क्या बना था, 2 प्लस प्लस क्या बने थे, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और इसके लिए जो दोस्तों होता है कि मानक अपचयन विभव जो होता है, इसके लिए होता है 0.76 वोल्ट, क्या होता है 0.76 वोल्ट। और इसके बाद से हमने लिया था कि Cu पे 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये जो चेंज हुआ था Cu सॉलिड, इसके लिए जो दोस्तों होता है ना, वो होता है 0.34 वोल्ट, 0.34 वोल्ट। अब दोस्तों अगर इसके लिए कहे कि अगर हम ये अभिक्रिया अगर हमको पूरी की पूरी अगर ये मिल गई है और हमको ये कहे कि इसके लिए हमको ई सेल का मान निकालो, यानी कि सेल विभव का मान निकालो, तो सेल विभव को यानी कि ईएमएफ, इसी को बोलते हैं ईएमएफ, इसी को बोलते हैं ईएम। बोलेगा कि इसमें ईएमएफ का मान ज्ञात करो, तो इसमें हम क्या करेंगे कि मान रखेंगे, और उन्होंने बताया कौन सा मान रखेंगे, एसआरपी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि मानक अपचयन विभव का मान रखेंगे। तो मानक अपचयन विभव निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है दोस्तों, देखिए यहाँ पे तो अपचयन की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे तो कहेंगे कि यहाँ पे हमारा क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। तो इसको हम चेंज करेंगे कैसे, देखिए यहाँ पे क्या है कि इस वाले पार्ट को इधर लेते जाइए, इस वाले पार्ट को इधर लेते जाइए, तो यहाँ पे क्या बना सकते हैं कि Zn पे 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और बन जाएगा हमारा क्या, Zn सॉलिड। अब इसमें इसको हमने क्या किया, पहले तो ये ऑक्सीकरण स्टेट में था, इसको हम रिडक्शन में चेंज किए, तो जब रिडक्शन में चेंज करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों जब इसको हम क्या करेंगे, इसको इधर के बराबर जब करेंगे ना, तो ये माइनस में हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे निकालना होगा तो ई सेल इक्वल टू क्या होता है, ई क्या हो जाता है, ई नॉट कैथोड, और माइनस क्या होता है, ई नॉट एनोड। दोनों यहाँ पे तो दोनों क्या हुआ, मान हमको प्लस में मिला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो जिंक होता है अधिक क्रियाशील होता है, इसको क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, ई सेल इक्वल टू कैथोड के लिए मान क्या है 0.34 वोल्ट, और यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे और ब्रैकेट। दोस्तों यहाँ पे देखिए हमने क्या किया था कि Zn सॉलिड था, इसको हमने चेंज किया किसमें, Zn में 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसका हो गया ऑक्सीकरण। हमने बोला है कि यहाँ पे दोनों के लिए, चाहे वो अपचयन हो या फिर क्या हो, ऑक्सीकरण हो, दोनों के लिए हम मानक अपचयन विभव का मान लेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, उल्टा लिख देंगे, यहाँ पे Zn पे 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे Zn सॉलिड। तो जब ये उल्टा लिखेंगे तो ये जो हमारा मान होगा ना, ये हो जाएगा ऋण आवेशित, और ऋण आवेशित के साथ जब इसको लिखेंगे तो लिखेंगे माइनस 0.76 वोल्ट। अब दोस्तों जब इसको निकालेंगे ना, तो यहाँ पे निकलेगा, यहाँ पे निकाल दे रहे हैं कि ई सेल इक्वल टू 0.34 वोल्ट प्लस 0.76 वोल्ट। अब यहां पे निकलेगा ई सेल इक्वल टू, यहां पे देखिए इसको जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 1.10
1.10 वोल्ट। ये होगा हमारा क्या, ई सेल का मान, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, EMF का मान हो जाएगा। तो दोस्तों आपने आज क्या क्या समझा कि बेनियल सेल के बारे में हमने पूरा बता दिया आप लोगों को, और हमने बताया कि जो हमारा ऑक्सीकरण, ठीक है ना, और क्या होता है अपचयन, इसके बारे में बता दिया, इलेक्ट्रोड विभव के बारे में बता दिया, और मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में बता दिया, और हमने बता दिया कि कैसे हम क्या करेंगे, इनको जोड़ के हम सेल विभव का मान निकालेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि और भी बच्चे होंगे जो पढ़ नहीं पाते होंगे तो वो पढ़ सकें। धन्यवाद।